दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा करूंगा कि क्या वोट चोरी के झूठे आरोपों का राहुल गांधी का घड़ा अब फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले बात करूंगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर। मैंने आपको बताया था कि एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और एक ऐसा प्रत्याशी घोषित किया है जिसके तारीफों के सम्मान में, जिसके सम्मान में खुद इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से बयान आया। शिवसेना ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा एनडीए में शामिल नहीं है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी, उन्होंने भी एनडीए के प्रत्याशी का स्वागत किया। उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन अब उनके सामने कोई ऐसा प्रत्याशी उतारेगा जो आतंकवाद का विरोधी होगा, मानवता का समर्थक होगा, निर्विवाद छवि का होगा और जिसकी देश के प्रति निष्ठा निर्विवाद होगी। और ऐसा करके इंडी गठबंधन और उसके शामिल दल अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं आतंकवाद के समर्थन के, तुष्टीकरण के, राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने के, उम्मीद थी कि शायद उससे छुटकारा पा सकता है इंडी गठबंधन। और इंडी गठबंधन के कई दलों ने ऐसा दबाव भी बनाया था कि एक ऐसा प्रत्याशी घोषित किया जाए जिससे इंडी गठबंधन पर जो इस तरह के आरोप लगते हैं उनका सामना किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन में वही हुआ जो राहुल गांधी चाहते थे और जो सोनिया गांधी चाहती थी। और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो विवादों के घेरे में है। सबसे पहली बात तो यही उठ रही है। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक कांग्रेस ने रिटायर्ड नौकरशाहों को, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को और अनेक सेना के रिटायर्ड जनरलों को बड़े पद पर बैठाया। हालांकि कभी तत्कालीन विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब एनडीए सरकार ने कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों को, जजेस को या जनरलों को किसी पद पर नियुक्त किया, तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये नौकरशाह, ये जनरल या ये जज न्याय के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं थे और इन्होंने अपने पद पर रहते हुए भाजपा को नाजायज फायदा उठाया और देश को नुकसान पहुंचाया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बी सुदर्शन रेड्डी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे या उससे पहले डिफरेंट हाई कोर्टों में न्यायाधीश रहे, क्या तब उन्होंने भी अपने पद पर रहते हुए कांग्रेस को फायदा पहुंचाया था और उसी के पुरस्कार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उनको इंडी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी को और बी सुदर्शन रेड्डी को इस बात का जवाब देना होगा। दोस्तों, इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी और भी कई बातों को लेकर विवादों के घेरे में है। सबसे ज्यादा जो आपत्तिजनक बात है वो नक्सलवाद के समर्थक बताए जाते हैं। और आपने सबने पिछले काफी समय से देखा होगा, नक्सलवाद का अब ना मार्क्स से कोई संबंध है,
ना लेनिन से कोई संबंध है और ना भारत में नक्सलवाद के प्रणेता चारू मजूमदार से कोई संबंध है। पिछले बहुत लंबे समय से भारत का नक्सलवाद, और सही बात तो यह है कि भारत का संपूर्ण वामपंथ इस्लामिक चरमपंथी ताकतों से लाभान्वित है, उनसे पैसा लेता है, उनसे चंदा लेता है और इस्लामिक चरमपंथ के लाभ के हिसाब से, उसको समर्थन देने के हिसाब से, उसके फैलाव के हिसाब से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। स्वाभाविक है कि ये तमाम नक्सलवादी, ऐसे तमाम वामपंथी, चाहे देश के प्रति वफादारी का नजरिया हो, चाहे आम आदमी के प्रति ईमानदारी का नजरिया हो, संदेह के दायरे में है। फिलहाल वी सुरेशन रेड्डी भी नक्सलवाद के समर्थक रहे, जो उन्हें विवादों में लाता है। इसके अलावा न्यायाधीश के रूप में भी उनके निर्णय विवादास्पद रहे हैं, चाहे भोपाल गैस कांड की रिव्यू पिटीशन का मामला हो और चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जो सलमा मूवमेंट चल रहा था, उसको लेकर एक न्यायाधीश के रूप में वी सुदर्शन रेड्डी की टिप्पणियां रही हो या उनका निर्णय रहा हो, ये सब कुछ संदेह के दायरे में रहा है। और हद यह है कि जब बाबा रामदेव ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया था और रात को सोनिया गांधी ने विशेष रूप से आदेश देकर दिल्ली पुलिस को भेजा ताकि वो बाबा रामदेव के शांतिपूर्ण धरने में शामिल लोगों पर जाकर क्रूरता के साथ लाठीचार्ज करें, बाबा रामदेव को गिरफ्तार करें, इसके लिए भेजा था। और उस वक्त, उस रात को पुलिस ने उस शांतिपूर्ण धरने में शामिल एक राजबाला नामक महिला की हत्या कर दी बताई जाती थी। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि वी सुदर्शन रेड्डी ने एक न्यायाधीश के रूप में उस महिला की मौत के लिए तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, तत्कालीन पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उसके हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि बाबा रामदेव को ही उस महिला की हत्या के लिए आरोपित समझा। ये निश्चित रूप से एक बहुत दुखद बात थी। और फिलहाल सिर्फ ये कहूंगा कि अपने ऊपर लगे कलंकों को धोने के लिए जो एक मौका था इंडी गठबंधन के पास, उसको खो दिया है। और चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन के मुकाबले पर एक सुशील, एक सौम्य, एक आतंकवाद विरोधी, एक राष्ट्रभक्त उम्मीदवार को उतारने का मौका इंडी गठबंधन ने खो दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वी सुदर्शन रेड्डी ने एक उस पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे जिसमें भारत सरकार से यह मांग करी गई थी कि वो ना तो इजराइल को किसी भी तरीके का हथियार बेचे और ना भारत इजराइल से किसी भी तरीके का हथियार खरीदे। वो चाहते थे कि भारत सरकार इजराइल से अपने तमाम तरह के व्यापारिक और राजनयिक संबंधों को तोड़ दे। इसका मतलब यहां पर भी स्पष्ट है कि वी सुदर्शन रेड्डी का इंटरेस्ट इस बात में नहीं था
कि भारत के हितों की पूर्ति होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत ताकत के रूप में उभरना चाहिए, बल्कि इस बात में निहित था कि फिलिस्तीन में जो आतंकवादी पूरी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, फिलिस्तीन के आतंकवादियों की दुनिया भर की जो आतंकवाद ताकतें समर्थन कर रही हैं, वो उनको मजबूत करने के लिए वो निर्णय था। वो पत्र इस बात का इशारा था कि भारत मानवता जैसी चीजों को त्याग दे, अपने इंटरेस्ट को उठाकर एक तरफ रख दे, और देश को नुकसान हो या ना हो, लेकिन इजराइल से संबंधों को अपने खत्म कर दे। ये अप्रत्यक्ष रूप से बी सुदर्शन रेड्डी द्वारा आतंकवाद का समर्थन था। यह अप्रत्यक्ष रूप से बी सुदर्शन रेड्डी द्वारा हमास के आतंकियों का समर्थन था, जिन्होंने इजराइल के अंदर घुसकर 1000 से ज्यादा निर्दोष बच्चे, महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों का अपहरण किया और उनकी हत्याएं करी है। और आज भी बहुत सारे इजरायली निर्दोष नागरिक हमास के कब्जे में हैं। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी ने कभी भी एक ट्वीट के रूप में, एक शब्द के रूप में भी दुनिया भर के किसी भी आतंकवाद की निंदा नहीं करी है। उन्होंने इजराइल से हथियार ना खरीदने और इजराइल को ना बेचने की बात तो कही, लेकिन उन्होंने हमास से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटाई कि तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। यहां तक कि भारत में भी बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश के वाराणसी का मामला हो, और चाहे बंबई का वो हमला हो जिसने पूरे विश्व में एक चिंता पैदा कर दी थी। बी सुदर्शन रेड्डी ने कभी भी इन आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक शब्द ना बोला, ना लिखा। फिलहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंडी गठबंधन किसी आतंकवाद विरोधी, मानवतावादी और राष्ट्रभक्त प्रत्याशी को उतारता तो चुनाव में हार या जीत भले ही किसी की भी होती, लेकिन उसको ये कहने का मौका मिलता कि अब हम आतंकवाद समर्थक ताकतों से दूर हैं। और फिलहाल अब बात करता हूं कि क्या राहुल गांधी जो झूठ का घड़ा लिए घूम रहे हैं कि भारत में वोट चोरी हो रही है, वो फूटता नजर आ रहा है। पहले उन्होंने बिहार में एसआईआर का विरोध किया, मैंने एसआईआर पर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं। और जब अंततः राहुल गांधी को यह लगा कि चुनाव आयोग एसआईआर करके बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो वो बैकफुट पे आ गए और अब बाकायदा कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक ने एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र रचा इस आरोप का कि भारत में चुनाव आयोग मास लेवल पर वोट चोरी कर रहा है और वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को पराजित कर रहा है। हालांकि आप जनता में पहले दिन से राहुल गांधी का यह आरोप पूरी तरीके से हंसी का विषय है। 2014 में सबसे पहले मोदी सरकार जीती और उस वक्त 300 से ज्यादा सीटें भाजपा को प्राप्त हुई। तो क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट चोरी कर रहा था? निश्चित रूप से नहीं कर रहा था। और अभी 1 साल पहले, यानी कि जब मई जून 2024 में लोकसभा के परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सीटें बढ़ गई,
तब खुद राहुल गांधी और उनके सहयोगी जीत का जश्न मना रहे थे और कह रहे थे हम जीत गए, नरेंद्र मोदी हार गए। लेकिन जुलाई 2025 आते आते राहुल गांधी ने यह कहना शुरू कर दिया कि वोट चोरी हुई है और वोट चोरी करके हमको हरा दिया गया। क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि वो मई जून 2024 में झूठ बोल रहे थे या जुलाई अगस्त 2025 में झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात, यदि भाजपा वोट चोरी कर रही होती तो क्या 2014 और 2019 से कम लोकसभा सीटें भाजपा के पास आती और कांग्रेस की सीटें बढ़ जाती? ये सोचने का विषय है। यदि वोट चोरी हो रही होती तो क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती? यदि वोट चोरी हो रही होती तो क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आती? क्या पंजाब में आपकी सरकार आती? क्या केरल में मार्क्स कम्युनिस्टों की सरकार आती? और क्या इस चुनाव से पहले दिल्ली में आप पार्टी की सरकार आती? लेकिन अब इन सारे आरोपों को भी मैं उठा के एक तरफ रख देता हूं। इन सारे बहुत सारे प्रूफ हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी, जब राजीव गांधी चुनाव हारे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बैलेट पेपर में धोखाधड़ी होती है और बेईमानी होती है और इसलिए बैलेट पेपर को चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम में वोट चोरी होती है और ईवीएम में धोखाधड़ी होती है और इसलिए बैलेट पेपर को चुनाव प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मैं माननीय राहुल गांधी और उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपके पिताजी क्या राजीव गांधी उस समय झूठ बोल रहे थे या राजीव गांधी झूठ बोल रहे थे और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी इस वक्त झूठ बोल रहा है? इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। लेकिन फिलहाल वोट चोरी का आरोप जहां से उठा, वोट चोरी का षड्यंत्र जहां से उठा, एक संस्था है CSDS और इसके कर्ता धर्ता है संजय कुमार। हालांकि अपने आप को निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन इनका इतिहास यह बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े विरोधी हैं। इनका इतिहास यह बताता है कि ये कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वोट चोरी के आरोपों की शुरुआत इनके द्वारा दिए गए आंकड़ों से हुई और इन्होंने 2024 में महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों का एक डाटा जारी करा और उस डाटा को जारी करके ये कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने मास लेवल पर वोट चोरी करी है और उस वोट चोरी करके ही वहां पर भाजपा ने जीत हासिल करी है और भाजपा विरोधी ताकतों को हराया गया है। चुनाव आयोग ने इस संपूर्ण विषय की जांच करी और मैंने परसों आपको अपने वीडियो में बताया भी था कि चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा गया तो हलफनामा दीजिए राहुल गांधी से और वरना देश से माफी मांगिए। और उसने कहा कि जो लोग भी भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं, जो लोग भी संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर भ्रामक सूचनाएं देने का आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद को फंसता हुआ देखकर अब वही CSDS के कर्ता धर्ता संजय कुमार खुद सामने आए और उन्होंने अपने उस ट्वीट को हटा लिया है
और देश से माफी मांगी है। और उन्होंने कहा है कि मैंने महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर जो डाटा जारी करा था, मुझे उस डाटा को पढ़ने में और समझने में गलती हो गई थी और मैंने धोखे से वो डाटा जारी कर दिए थे। 2024 में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं थी, किसी तरीके की वोट चोरी का आरोप सिद्ध नहीं होता और मैं अपने उस झूठे ट्वीट के लिए देश से माफी मांगता हूं। और उसके बाद पिछले 24 घंटे में 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास गलत सूचनाएं थी, वोट चोरी करने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, जो आंकड़े थे वो गलत थे, वो भ्रामक थे। और उसमें से कुछ ने सीधे सीधे कहा है कि हमें ये आंकड़े CSDS जैसी कुछ संस्थाओं से प्राप्त किए या हमें कुछ कांग्रेस जैसे दलों ने प्रोवाइड कराए थे। मैं आपको बता दूं कि आरोप है 25,000 रुपए प्रति माह से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक कांग्रेस के करीब 10,000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस काम पर लगाया गया था कि आप रोजाना वोट चोरी से संबंधित झूठे अपनी रिपोर्ट्स बनाएं, झूठी पोस्ट बनाएं और उसको सोशल मीडिया पर डालें। फिलहाल 100 से अधिक लोगों ने माफी मांगी है और CSDS के संजय कुमार ने भी माफी मांगी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर संजय कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और सरकार से मांग की जा रही है कि सिर्फ माफी से बात नहीं बनेगी, संजय कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलती का सवाल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास फैलाकर, भारत में अराजकता फैलाकर, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करके भारत सरकार को गिराने का अमेरिका का एक षड्यंत्र चल रहा था और उस षड्यंत्र के ये मुख्य षड्यंत्रकारी थे, ऐसी आशंका है। और इसलिए मांग हो रही है कि इनके माफियों से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि ये संस्था अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा लेती है। ऐसे आरोप कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लगाए हैं। मुझे नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन यह भी जांच का विषय है। और यदि ये आरोप सत्य है कि ये अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते हैं और तब भारत में चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए गए हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की सरकार की बात नहीं मानी, वो अमेरिका के खिलाफ चला गया और वो रूस के पलड़े में जाता हुआ दिखा, तब अमेरिका से चंदा प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी संस्थाओं ने वोट चोरी का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि इमरान खान वोट चोरी से चुनाव जीते और पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने वोटों में हेराफेरी करी है। पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मची, एक अराजकता फैली और अंततः इमरान खान की सरकार गिरी। उसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना ने अमेरिकी दबाव को मानने से इनकार कर दिया और शेख हसीना ने बांग्लादेश को का एक महत्वपूर्ण द्वीप
अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका से चंदा प्राप्त करने वाली बांग्लादेश की उन्हीं संस्थाओं ने बांग्लादेश में वोट चोरी का आरोप लगाया और बांग्लादेश के चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि उन्होंने वोटों की हेराफेरी करी है। अविश्वास का माहौल खड़ा करा गया, अराजकता फैलाई गई और अंततः उस अराजकता के द्वारा बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी, उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वहां एक अमेरिकी जासूस, एक अमेरिकी गुलाम मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना। तो क्या भारत में भी वही प्लान हो रहा है और अमेरिका से चंदा लेने वाली ये संस्थाएं भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह वोट चोरी का आरोप लगाकर, भ्रामक आंकड़े देकर, गलत आंकड़े देकर चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास पैदा करके देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि दिल्ली की वो सरकार गिर जाए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव मानने को स्वीकार नहीं है, जो चीन का दबाव मानने को स्वीकार नहीं है और जिसका कहना है कि यदि भारत का इंटरेस्ट रूस से तेल खरीदने में है तो भारत रूस से तेल खरीदेगा। यदि भारत का इंटरेस्ट इजराइल से हथियार खरीदने में है और इजराइल को हथियार बेचने में है तो भारत इजराइल को हथियार बेचेगा और इजराइल से हथियार खरीदेगा। भारत अपने निर्णय भारत के हितों के हिसाब से तय करेगा, ना कि अमेरिका के हितों के हिसाब से। तो क्या भारत में ये सभी संस्थाएं एक राष्ट्रभक्त सरकार को गिराकर दिल्ली में CIA की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की जेबी सरकार को लाना चाहती हैं? ये जांच का और चिंता का विषय है। और मैं भी ये कहूंगा कि सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ माफी से इन संस्थाओं को और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ गहराई से जांच करनी चाहिए और यदि पुख्ता सबूत हो तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में अराजकता फैलाने के किसी भी प्रयास को सिर्फ माफी मांगने से अपराधियों को छोड़ा जाना गलत होगा। फिलहाल आज की चर्चा का विषय में सिर्फ यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप का ये घड़ा फूटता नजर आ रहा है और जो लोग चंडीगढ़ के मेयर के वोटों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग हुई उसको लेकर बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, मेयर, ये कोई भी चुनाव आयोग नहीं कराता है, वो अपने ज्ञान कोश को पूरा कर लें। स्थानीय निर्वाचन अधिकारी होते हैं और इनके चुनावों का चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं होता। जो लोग हरियाणा के सरपंच को लेकर बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दोष EVM में नहीं था, दोष स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी, जो अधिकारी गिनती कर रहे थे और जिनके सुपरविजन में गिनती हो रही थी उनका था। और ऐसे लोग गलतियां करते रहे हैं और ये गलतियां 1952 में जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक होती आई हैं। हालांकि ये गलतियां EVM में लगातार कम होती गई हैं और यदि EVM में हेराफेरी होती तो उस सरपंच के वोट अब तक कम हो गए होते जो अब जीत गया है। इसलिए झूठ की सीमा एक निश्चित होती है, झूठ फैलाने से कोई काम चलेगा। भारत में कभी भी मास लेवल पर, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो और चाहे सरकार तीसरे मोर्चे की रही हो, मैं ये बात कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने मास लेवल पर वोट रिगिंग, वोट चोरी, वोटों की हेराफेरी कभी भी नहीं करी है। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। और चलते चलते रोजाना की तरह
फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।